नमस्कार। जन सेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन की आपाधापी इतनी बढ़ चुकी है, व्यस्तताएं इतनी बढ़ चुकी है कि हर व्यक्ति उन व्यस्तताओं के बीच अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाता। धीरे धीरे वह व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है और उदासी के साए में डूब जाता है। हंसने का लोगों को टाइम नहीं मिलता और आजकल विद्यार्थियों से लगा के गृहिणियों तक, बिजनेसमैन से लगा के सर्विस करने वालों तक, लोगों के मन में केवल और केवल कार्य रहता है या पढ़ाई रहती है। उसके बीच में हम जीवन को कैसे संवारें, जीवन को किस प्रकार से प्रसन्न रखें, उसमें आजकल बहुत से कार्य हो रहे हैं। जो हंसना पहले प्राय परिवारों में हुआ करता था, वह अब क्लबों के माध्यम से या छोटे मोटे सेमिनारों के माध्यम से होता है। और उससे यह है कि हंसने की जो टानिक है वह व्यक्ति को मिलती है और वह व्यक्ति का जीवन संवर जाता है। और ऐसे पुण्य कार्य में आज जो हमारे मेहमान हैं वह लगे हुए हैं श्री उज्ज्वल स्वामी जी। आपका स्वागत है उज्ज्वल स्वामी जी। उज्ज्वल स्वामी जी के बारे में मैं बता दूं कि ये हास्य योगा करवाते हैं। अपने क्लब के माध्यम से करीब 15 वर्ष पहले इन्होंने हास्य योगा प्रारंभ करा था और उस क्लब का इतना बड़ा वृहद आयोजन इनकी और इनकी टीम ने साथ में मिलकर किया था कि उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला था। तब से लेकर अब तक स्वामी जी मात्र हंसाते आ रहे हैं और लोगों को खुशी देते आ रहे हैं। इससे बड़ी सौगात और कुछ नहीं हो सकती कि लोग प्रसन्न रहें। तो स्वामी जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यह करूँगा कि ये जो हास्य योगा है, इससे आखिर कौन सी ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है जिससे व्यक्ति का जीवन हास्यमय हो जाता है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। ये मेडिकल साइंस से जुड़ा सवाल है। पर उससे पहले चूंकि आपने अपनी पूरी भूमिका में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का उल्लेख किया, तो मनपसंद लाफ्टर योगा क्लब जो है वो एक प्रतिष्ठित क्लब है, वर्ल्ड का माना हुआ क्लब है। और 2015 में इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था आदरणीय श्री राम किशन जी जो हमारे मेंटर हैं उनके सानिध्य में। और उसके बाद से ये क्लब निरंतर काम कर रहा है और पूरे वर्ल्ड में हजारों लोग सोशल मीडिया के जरिए इनसे जुड़े हुए हैं। विदेशों से लोग हमारे क्लब में आके विजिट भी कर चुके हैं। तो ये मैंने चूँकि स्पष्ट किया कि गिनीज का रिकॉर्ड क्या रहा, 2015 में वो रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया गया था। अब आपने सर जो दूसरा सवाल पूछा कि ऐसा कौन सा रस स्त्रवित होता है, हास्य अपने आप में ही एक रस है। जैसे तमाम तरह के श्रृंगार रस, ये रस वो रस होते हैं, तो हास्य अपने आप में एक रस है। पर वो रस हमारे जीवन से जैसे चूक सा गया है, ख़त्म हो गया है। अब उसको वापस से जीवन में लाने के जो प्रयास हो रहे हैं वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अब इमरजेंसी के हालात हैं। तनाव इतने ज़बरदस्त तरीके से हमारे जीवन पे हावी हो चुका है कि अब अगर हम अभी नहीं संभले तो फिर कभी भी हम संभल नहीं पाएंगे। तो मेडिकल साइंस ये कहती है कि डोपामीन है, एंडोर्फिन्स हैं, कुछ हैप्पी हार्मोन्स हैं, वो रिलीज़ होते हैं। और साइमल्टेनियसली कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स भी होते हैं जो एड्रेनलिन है। मैं मेडिकल फील्ड में रहा हूँ, परिचय में आपको बताना चाहूँगा। 36 साल से मेडिकल फील्ड में हूँ। 28 साल रेलवे हॉस्पिटल में मैं चीफ फार्मेसी इंचार्ज के रूप में काम किया हूँ। तो हैप्पीनेस के लिए जो हार्मोन्स होते हैं वो एंडोर्फिन्स होते हैं, डोपामीन होते हैं, और वो अच्छे प्रसन्न वातावरण में जब आप होते हैं, खुश होते हैं, तो बॉडी में रिलीज़ होते हैं और वो बॉडी के लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं जी। तो स्वामी जी, अभी आपकी उम्र कितनी है? ये सवाल तो बड़ा रहस्यमय आपने पूछ लिया है। अमूमन तो मैं अपनी उम्र पे अक्सर गोलमाल जवाब दे देता हूँ, पर चूँकि सत्य के प्रति भी थोड़ी निष्ठा रखना चाहिए, तो मैं दिल मेरा 55 का है लेकिन उम्र 55 की तरफ चल रही है। 55वां वर्ष मेरा चल रहा है। और चूँकि एक बीमारी से मैं ग्रस्त हूँ, इस कारण से मैं ज़रा और ज़्यादा वृद्ध दिखने लगा हूँ। वो एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी प्राणघातक बीमारी, जिसको अक्रमेगली कहते हैं, जिससे मेरी एजिंग फास्ट हो गई। तो मैंने रिकवर नहीं किया अपने आप को, बहुत देर से मैंने संभाला, इस कारण से मैं ज़्यादा उम्रशुदा दिखता हूँ। ताकि 55 मेरी अभी वर्तमान की उम्र है। मैंने उम्र इसलिए पूछी क्योंकि आपकी उम्र 55 है। आप उम्र में बड़े दिखते हैं, पर वो बड़े क्यों दिखते हैं? क्योंकि एक गंभीर बीमारी से आप ग्रसित हुए और उसके पश्चात स्वामी जी की जीवनचर्या जो है पूरी बदल चुकी है। स्वामी जी साइकिल से दिन भर चलते हैं और क्या क्या करते हैं जतन, आपको बताएंगे खुद अपने मुख से।
हाँ, ये था कि एक सार्वजनिक जीवन था 2011 से पहले मेरा, और मैं सत्संग प्रवचन वगैरह करता था, और काफ़ी मेरे को प्रेम करने वाले लोग बढ़ते चले गए। धीरे धीरे मीडिया में चीज़ें आने लगी, तो इंदौर में मतलब कहाँ से बाहर से भी लोग आने लगे। उस समय याहू में सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहा। उस ज़माने में जो फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं था, तो याहू पे मेरा एक हैप्पी लाइफ ऑनलाइन स्कूल चलता था। उसमें लगभग 2-3 हज़ार मेंबर थे पूरे वर्ल्ड के, जो हैप्पीनेस पे मेरा वर्क था। तो फॉरेन से भी लोग आते थे मतलब। पर उस समय मैं पारंपरिक एक धार्मिक जीवन जिया करता था। मेरे घर का वातावरण काफ़ी धार्मिक रहा, तो मैं उसमें भगवा वस्त्र वगैरह धारण करता था, धर्म ग्रंथों पर प्रवचन भी करता था। वैसे 15-17 साल मैंने किया। एक शाश्वत आनंद करके मासिक पत्रिका भी मेरे प्रवचनों की उस समय प्रकाशित होती रही, कई सालों तक वो निकलती रही। तो वो एक चरम था। धीरे धीरे मतलब ख्याति बढ़ने लगी, तो विदेशों से लोग आने लगे, तो वर्ल्ड के कई कंट्री से लोग मेरे पास आए। वो सब मेरे सोशल मीडिया पर है डिटेल्स। लेकिन 2011 में एक अकस्मात, जब प्रवचन के दौरान 1 घंटा में प्रवचन रहता था, आधा घंटा क्वेश्चन आंसर सेशन रखते थे लास्ट में, तो मेरे सर में थोड़ा दर्द जैसा महसूस होता था, तो मैंने उसको अवॉइड किया। पब्लिक लाइफ बहुत ही व्यस्तता थी, यह कार्यक्रम वो कार्यक्रम, तो 2-3 महीने तक मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया। लेकिन जब सीवियर पेन होने लगा, तो अकस्मात मैंने वो इन्वेस्टिगेशन कराया, और उसमें जो फाइंडिंग निकली वो कि उन्होंने कहा कि आप एक एमआरआई कराएं। एमआरआई कराने पर उनका कि इट इज़ ए ट्यूमर, और आपका ट्यूमर भी डिफरेंट है। वो 1 लाख जो ट्यूमर होते हैं उसमें भी डिफरेंट किस्म का ट्यूमर है। 1 लाख लोगों में से रेयरेस्ट किस्म का ट्यूमर है ये, जो 1 लाख लोगों में से एक को होता है। और वो पिट्यूटरी एडिनोमा था एक प्रकार का, और वो फिर उसमें मेरा सर्जरी हुआ। वो सारा लंबा इतिहास है मेरा। पर 2011 में फिर मैंने वो सार्वजनिक जीवन, वो भगवा कपड़े, वो धार्मिक जीवन सब त्याग दिया, और 2 साल में मौन में रहा। उसमें से 4-6 महीने मेरा इलाज चला, बॉम्बे में भर्ती रहा, और बॉम्बे में मेरा ऑपरेशन हुआ, और वो ट्यूमर निकाल दिया गया। लेकिन वो पूरा नहीं निकल पाया, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया में था। वो पूरा निकालने में खतरा था, क्योंकि अगर पूरा निकालने में वो डॉक्टर कोशिश करते तो हो सकता है मैं पैरालाइज हो जाता, या कोई भी मैं कोमा में चला जाता। तो वो थोड़ा सा रेजिडुअल ट्यूमर बच गया। तो इतिहास ये था कि फिर उन्होंने कहा रेजिडुअल ट्यूमर दोबारा ना बढ़े, इसके लिए आपको इंजेक्शन लगेंगे। तो फिर मेरे को इंजेक्शन, नोवार्टिस कंपनी के इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए गए। सेंडोस्टेटिन करके का आता है, 34,000 का एक इंजेक्शन आता है। 68,000 रुपये के 2 इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए गए एवरी 28th डे। तो बड़ी हॉरिबल स्थिति थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शरीर का स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक जीवन था, प्रतिष्ठा थी, मैं राजस्थान के एक बड़े संपन्न परिवार से आता हूँ, तो आर्थिक समस्याएं भी इतनी नहीं रही जीवन में। तो खुश रहने के लिए जीवन में जो जो मनुष्य को चाहिए, मैं लंबा उत्तर दे रहा हूँ, चला गया। तो मेरा कहना है, खुश रहने के लिए इंसान को जो जो चाहिए, आमतौर पे वो मेरे पास उस समय तक सब कुछ था। एक अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से राजस्थान के था मैं, तो आर्थिक कठिनाइयाँ इतनी नहीं थी, संपत्ति भी बहुत थी। और संपत्ति जब हो जाती है, पैसा हो जाता है, तो व्यक्ति सोचता है कि अच्छा, मेरा जिस जगह में काम करता था वो आर्थिक रूप से स्रोत भी मेरे बच्चे अच्छे थे, अच्छा खासा मेरा आमदनी था, पैसे की कोई समस्या किसी प्रकार से रही नहीं। फिर लोगों को लगता है कि प्रसिद्धि होना चाहिए, तो प्रसिद्धि भी हो गई, देश विदेश से लोग आने लग गए। खुश रहने के लिए आदमी को पैसा चाहिए, पैसा था, प्रसिद्धि चाहिए, वो थी मेरे पास। फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर भी ऐसे मिला कि राजनीतिक लोग भी जुड़ने लगे, वो भी लोग आए, प्रोग्राम में आते थे। तो एक पावर जो होती है खुश रहने के लिए, मनुष्य को लगता है कि वो ताकतवर हो जाएगा, उसके बड़े पॉलिटिकल अप्रोच है, वो बड़ा पावरफुल है, उससे खुश हो जाएगा। तो मेरे पास खुश रहने की सब चीज़ें थी। प्रसिद्धि थी, सत्ता के साथ सामंजस्य, तालमेल था, संपत्ति थी, और लोगों का प्यार मोहब्बत, बहुत सारे शिष्य लोग थे, देश विदेश में मेरे शिष्य फैलने लग गए, सब कुछ था। लेकिन ब्रेन ट्यूमर जब आया, तो मुझे लगा कि एक शरीर का अस्वस्थ होना इन सब चीज़ों को जीरो कर देता है। तो मेरा शरीर जब अस्वस्थ था, और मुझे लगता था मैं बचूँ ना बचूँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो ना हो, लाइफ स्पान भी कम हो जाता है, बच भी जाते हैं, तो तब मेरे को महसूस हुआ कि शरीर बड़ा कीमती है। और 2011 में फिर वो सर्जरी मेरा हुआ, फरवरी में। फिर मैंने यू टर्न लिया, डॉक्टरों की मर्जी के खिलाफ जाके। कहानी तो बहुत लंबी है, संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि डॉक्टरों ने तो मुझे ऑपरेशन के 2 महीने बाद कहा कि आप रेस्ट कीजिए, आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करें, क्योंकि अभी ऑपरेशन हुआ। लेकिन मैंने 2 महीने बाद ही इंदौर आकर के, यहाँ पे यशवंत निवास रोड इंदौर में तलवरकर जिम था, वो ज्वाइन किया। और डॉक्टरों की मर्जी के खिलाफ जा करके मैंने वो अपना खान पान शेड्यूल सब कुछ करके और मसल डेवलप करने के लिए कोशिश की। शरीर का महत्व मैं समझ रहा था उस समय। और फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग की, अच्छा खासे मसल डेवलप कर लिए। फिर वो कहानी ये रही कि मसल डेवलप किए, बॉडी बिल्डिंग की। मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया पे बॉडी बिल्डिंग वाले फोटो भी अच्छे खासे हैं, आप देखेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। पर एक ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट जिसके बचने की संभावना नहीं थी, वो भी फिजिकली फिट हो सकता है, मसल डेवलप कर सकता है, वो नामुमकिन नहीं था। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में नामुमकिन तो कुछ है ही नहीं। आपके अंदर जज्बा है और जिजीविषा है, जीने की कामना है। मैं जीवन को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे जीवन से प्यार है।
जीवन खूबसूरत है। मैं वैसा वैरागी स्वभाव का व्यक्ति नहीं हूँ कि जीवन में क्या रखा है, जीवन दुख है, मैं नहीं। मैं हर हालत में लड़ना चाहता था और मैंने जीवन को न केवल बचाया, फिजिकल फिटनेस हासिल किया, पर मैंने देखा कि एक रनिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई कई साल पहले, जिसमें बॉडी बिल्डर्स दौड़े, मैं भी दौड़ा, तो हम 2-4 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाए। मेरे साथी बॉडी बिल्डर्स भी थोड़ी देर में हाँफ गए, मैं भी थोड़ा हाँफने लगा। मैंने कहा कि हमारा कैपेसिटी नहीं है। फिर मैंने कोई साइंटिफिक रिसर्च वगैरह पढ़े तो पता लगा कि बॉडी बिल्डर ज़्यादा लंबा जीते भी नहीं। तो मेरा लक्ष्य बॉडी बिल्डिंग नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे रनिंग की तरफ फोकस करना शुरू किया। फिर रनिंग का ग्रुप मैंने ज्वाइन किया। एक सुपर चार्जर करके एक ग्रुप है, डॉक्टर योगेंद्र व्यास चलाते हैं, मेरे मित्र हैं अच्छे, उनके माध्यम से थोड़ा थोड़ा रनिंग ज्वाइन किया। फिर मैं पहली बार 5 किलोमीटर दौड़ा। फिर एक बार मैंने पहली बार 21 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़ने का, मतलब अपना 2-4-6 महीने की प्रैक्टिस के बाद वो मकाम भी हासिल किया कि 21 किलोमीटर। और एक सेंट्रल इंडिया की नाइट मैराथन हुई थी, उसमें मैंने 21 किलोमीटर कंप्लीट किया सक्सेसफुली। और एक ब्रेन ट्यूमर पेशेंट के लिए जो नामुमकिन था, कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो मैंने किया। और कभी किसी को नहीं बताया कि मेरा इतिहास ब्रेन ट्यूमर का है या मैं पेशेंट हूँ। आम लोगों के साथ ही दौड़ता था, उन्हीं के स्तर पे मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई मेरे सिंपैथी की नज़र से देखे या कोई कहे कि आपकी जो क्षमताएं कम है। क्षमताएं तो मनुष्य में अपार होती हैं, बस उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। वो मैंने किया। उसके बाद साइकिलिंग पे आया, जो आपने उल्लेख किया, क्योंकि रनिंग जो होती है बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार मैं गार्डन में रनिंग करना पसंद करता हूँ, ये रोड रनिंग। फिर मैं मैराथन दौड़ना सब मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं मेडल पहनने के लिए नहीं दौड़ना चाहता था। मेरा एक एम अलग था। मैं एज रिवर्सल पे काम कर रहा हूँ। साइंटिफिक कम्युनिटी कई लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वर्ल्ड लेवल पे, जो एज को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो उसी में फिर मैंने रनिंग के साथ साइकिलिंग को शामिल किया। साइकिलिंग करता हूँ 50-60 किलोमीटर तक अमूमन मैं मोटे मोटे रोज़ कर लेता हूँ। और 1 मील अ डे लेता हूँ। ऐसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस किए, तमाम तरह के डाइट मैंने खुद पे ट्राई किए। इवन कीटो डाइट को भी मैंने ट्राई किया, रहा वीगन भी मैं रहा। और 22 आवर्स ए डे का फास्टिंग करता हूँ, एक बार भोजन करता हूँ। और ऐसे कई साइंटिफिक रिसर्च मैंने करके अपनी बॉडी को, मतलब मैंने चैलेंज किया, और मैंने पाया कि चमत्कारिक रूप से मेरा जो इंजेक्शन का डोज है वो भी हाफ हो गया। 68,000 रुपये महीने का जो इलाज मुझे प्रिस्क्राइब था, वो केवल 34,000 तक आ गया। उसका इंडियन वर्जन अगर लिया जाए कंपनी का, तो थोड़ी इंडियन कंपनी और कम में मिल जाती है वो इंजेक्शन। तो ऐसा करके मैंने धीरे धीरे डोज को कम किया और फिजिकल फिटनेस को एक्वायर किया। और मैं अपने आप को रोगी नहीं मानता हूँ। और हैप्पीनेस का क्लब है, वो मैं से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों को हंसाता रहता हूँ। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि व्यक्ति ने खुद के जीवन पर प्रैक्टिकल कर कर और अपनी इस बीमारी को निकालकर उस माध्यम से अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया और आज खुश हैं। तो स्वामी जी, हमारे दर्शकों में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन स्थितियों से गुजर रहे होंगे, और विशेषकर महिलाएं और विद्यार्थियों में आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की अवस्थाएं हैं। तो उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, वो क्या करें? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। तनाव तो हर कैटेगरी के जो मनुष्य हैं उनके जीवन में है। किसी भी उम्र के बच्चे हों, बड़े हों, युवा हों, किशोर हों, तनाव सभी के जीवन में है। लेकिन चूंकि आपने विशेष रूप से पूछा कि ये किशोर है या युवा है, तो उनके जीवन में मैं समझता हूँ, मैंने जो चिंतन किया, मैं खुद भी कभी किशोर रहा, कभी युवा भी रहा, अभी भी युवा ही मानता हूँ स्वयं को। तो मेरा ये सोचना है कि मुख्य रूप से 2 चिंताएं होती है मनुष्य के अंदर, स्पेशली युवाओं के अंदर। एक तो वो सुरक्षा की खोज वो करते रहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गोल अचीव करने के पीछे भी सिक्योरिटी की चाह है। वो इनसिक्योर फील करते हैं कहीं ना कहीं कि परमानेंट सुरक्षा हो जाए, कि जहाँ कोई खतरा ना हो, कोई उनको, मतलब एक प्रेम की चाह। 2 है, मतलब एक सुरक्षा की चाह, एक प्रेम की चाह। और यही दोनों चीज़ें मनुष्य को तनाव में डालती। तो सुरक्षा की चाह में क्या होता है कि वो फाइनेंशियल गोल हासिल करने के लिए बड़े बड़े प्रयास करता है, जद्दोजहद करता है, ये करता है। और इनसिक्योरिटी है लाइफ में, आजकल कहाँ सुरक्षा है। आज किसी भी कंपनी में आप किसी भी बड़े पैकेज पे काम कर रहे हो, सिक्योरिटी नहीं है। कोई भी कंपनी आपको कभी भी गुड बाय कर सकती है। तो उनका स्टेबल माइंड, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, बड़े बड़े पैकेज पे काम कर रहे होते हैं, कंपनी बैंड अप हो जाती है, कंपनी कभी लॉस में चली जाती है, उनको कंपनी बाहर कर देती है, उन्होंने बड़े बड़े लोन ले लिए, मिसमैनेजमेंट है, प्लानिंग नहीं है। तो ये तनाव क्यों है कि उनकी लाइफ में एक तो हैप्पी वे ऑफ लिविंग क्या होता है, इसकी समझ ही नहीं है। हमको जीवन में एक इंजीनियर सक्सेसफुल कैसे बनना ये सिखाया गया है, एक डॉक्टर कैसे बनना ये सिखाया गया है। आपको हर विधा में, मतलब शैक्षणिक संस्थाएं में क्या सिखा रही हैं कि कैसे, हाउ टू अर्न। क्योंकि वो सुरक्षा कैसे आएगी, कि अर्निंग करने से आ जाएगी, लेकिन हाउ टू लिव, देयर इज नो इंस्टीट्यूट जो ये सिखाता हो कि कैसे जीना है। हमारा कोई ऐसा कोई विद्यालय नहीं है। अब जरा ठीक है, कुछ लोग कर रहे हैं, कोई कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग है, कोई ऐसा वैसा, पर उसमें भी बहुत सारा प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। मेरा ये प्रयास है कि मेरा कोई व्यावसायिक लक्ष्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति खुश रहे और मोमेंट टू मोमेंट वो सजगतापूर्वक निर्णय ले। और दुखी होने के तो सभी के पास सैकड़ों कारण रहते हैं सर, और खुश रहने के भी सैकड़ों कारण हैं। हमको चुनना पड़ेगा। आई हैव चोजन टू बी हैप्पी।
मैंने चुना है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। यानी सबसे पहले खुश रहने के कारण चुने। पर आपका हास्य योगा क्या कहता है, कितनी देर व्यक्ति को प्रातः में हंसना चाहिए? बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ कि 24 घंटे आजीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जन्म से तो बच्चा मतलब रोते हुए पैदा होता है, उसके बाद वो खिलखिलाता ही है, वो तो शुरू में रोता है, उसके बाद तो। लेकिन मैं चाहता हूँ जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति प्रसन्न रहे, हंसता रहे। और वो नामुमकिन है तो कम से कम आधा घंटा तो वो दिन भर में 10 मिनट कम से कम वो खुल के ठहाका लगा के हंस ले, एक एक्सरसाइज के रूप में हंस ले। तो हमारी जो बॉडी है, साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती कि इज इट ए फेक लाफ्टर और ए ओरिजिनल लाफ्टर, ये हंसी ओरिजिनल है कि नकली, बॉडी को समझ नहीं पड़ती, बॉडी का व्यायाम हो जाता है। ये मैंने खुद अपने बॉडी में प्रयोग किए, क्योंकि मैंने सब कुछ किया अपने फिजिकल फिटनेस को बनाने के लिए, अपने जीवन को बचाए रखने के लिए। जीवन से मोहब्बत थी तो इसे बचाना चाहता था, तो सब किया। और इवन वो भी किया जो मैंने कभी ट्रेडिशनल लाइफ में एक साधु जैसा जीवन जीने वाला, जो कभी खड़ा वड़ा भी पहन लेता था, भगवा कपड़े भी धारण करता था, सब करता था। उसी समय फिर अभी लेटेस्ट ट्रेंड है कि म्यूजिक के साथ नृत्य करिए। तो मैं बहुत सारे 2-3 क्लब है हमारे जिनसे मैं एसोसिएटेड हूँ। एरोबिक्स होता है, जुम्बा होता है। अब वो कौन सा म्यूजिक बज रहा है, वो फिल्मी है नहीं है, मेरे लिए तो संगीत है वो। आप नृत्य कीजिए, झूमिए, नाचिए और बॉडी को मूवमेंट करिए, तो ये नृत्य से भी आनंद मिलता है। तो नृत्य भी करा, जुम्बा भी करा, एरोबिक्स भी करा, और उसके साथ हास्य को शामिल किया। इनर जो आपका इनर पर्सनालिटी है, इनर जो बॉडी है, अंदर के जो ऑर्गन्स है, गाल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, लंग्स है, हार्ट है, उनका कोई जॉगिंग नहीं होता, उनका कोई एक्सरसाइज नहीं होता। आप एरोबिक्स करिए, जुम्बा करिए, रनिंग करिए, साइकिलिंग करिए, दुनिया भर की चीज़ें करिए, सारे ऑर्गन्स का हो जाता है। अंदर के जो ऑर्गन्स है, इनर फेट डिपोजिशन हो जाता है, उनके लिए तो हास्य योग इज अ बेस्ट एक्सरसाइज। और साइंटिफिक रिसर्च है, कई अस्पतालों में लोग करा रहे हैं। अंदर के अंगों का व्यायाम है, जॉगिंग है। यानी ठहाका लगाना हास्य योग का सबसे प्रमुख अस्त्र है कि आपको ठहाका लगाना है। मुस्कुराना, मंद मंद मुस्कुराना, ठहाका लगाना। एक झलक हमारे दर्शकों को अंतिम में बता दीजिए, ठहाका किस प्रकार लगाएं? ठहाका कैसे आपको लगाना पड़ेगा मेरे साथ। देखिए ऐसा है, हम कई प्रकार की हंसी कराते हैं। 500 प्रकार की हंसी तो मेरे पास है, और 500 क्या हजारों प्रकार की कर सकते, कोई भी नॉनसेंस का। अभी मैं एक सेशन में था, राजस्व निरीक्षक एक संस्थान है वहाँ पर, राजस्व निरीक्षण कोई संस्था है उनके भीतर। तो वहाँ पे मैंने कहा कौन सी हंसी कराए, वहाँ पे ऑडियंस डिफरेंट प्रकार की थी। मैंने कहा कि कोई सी भी हंसी कर लीजिए, आप हंसना आपका कारण है, कैसे भी आप बहाने से हंसिए, लेकिन हंसिए। कोई भी नॉनसेंस एक्टिविटी कीजिए, कुछ स्टूपिड कीजिए, कुछ फनी कीजिए, कुछ बच्चों जैसी हरकत कीजिए, आप अपने आप को बच्चा फील करें, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई डायबिटीज पेशेंट है सपोज, या कोई डायबिटीज़ के साथ क्या खतरा रहता है सर, कि दिल खोल के हंसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ स्ट्रेस हार्मोन को अगर आप कम करके करेंगे, और डायबिटीज़ में बड़ा फ़ायदा मिलता है। और डायबिटीज़ क्या होता है कि कार्डियक ट्रबल भी पैदा कर सकती है, तो कहीं ना कहीं साइलेंट किलर के रूप में काम करती है वो। कार्डियक ट्रबल, साइलेंट अटैक आता है, मालूम भी नहीं पड़ता है। तो ये जो लाफ्टर, खुल के हंसने वाला लाफ्टर है, वो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, और हार्ट पेशेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप मेरे साथ करें। तो देखिए साहब, ये हमारा हाथ यहाँ रखेंगे, है ना, और इस दिल को अगर हम अभी नहीं खोलेंगे तो डॉक्टर साहब कहाँ खोलेंगे, ऑपरेशन की टेबल पे खोलेंगे, फिर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, तो वो खोलने से पहले अभी खोल लेते हैं। बिल्कुल दिल खोल के, बिल्कुल खोल के तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हास्य करते रहें, और अपने जीवन से प्रेम करें। यह संदेश है हमारे हास्य गुरु श्री उज्जवल स्वामी जी का। तो दोस्तों, खुश रहें, प्रसन्न रहें, बीमारियों को घर नहीं आने दें, और कोई भी दुख तकलीफ हो हंसने से समाप्त हो जाती है। ये उन्होंने अपने जीवन के उदाहरण से आपको समझाया है। आपसे विदा लेना चाहता हूँ, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल स्वामी जी। धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया।